हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मोशन इन 2D एंड 3D। इसी चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर्स को। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोगों ने अभी फिनिश किया है मोशन इन 1D। उसमें हम लोग का जो पार्टिकल था वो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करता था। ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे मोशन को शुरू करने वाले हैं जिसमें पार्टिकल या तो 2 डायमेंशन में मूव पार्टिकल जो मूव करेगा या तो 2 डायमेंशन में मूव करने का करेगा। 2 डायमेंशन करने का मतलब ये होगा कि पार्टिकल एक प्लेन में मूव करेगा या तो 3 डायमेंशन में मूव करेगा। तो ठीक है, तो हम लोग को ऐसे केसेस को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। चलिए हम लोग तो फटाफट शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल ये दिया गया है आपका यहाँ कि कोई एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट P1 से शुरू कर रहा है। ये कहाँ शुरू कर रहा है? पॉइंट P1 से। ठीक है। इस पार्टिकल के जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों के तीनों चेंज कर रहे हैं। तो मैंने एक रफली डायग्राम लिया है कि पॉइंट P1 से ये पार्टिकल शुरू कर रहा है और जा रहा है पॉइंट P2 तक। तो इस पार्टिकल के अगर डिफरेंट कैनेमेटिकल पैरामीटर्स, जो कि डेफिनेशन हम लोग अगर बात करें, डिफरेंट डेफिनेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में कैसे सोचेंगे। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए कि पॉइंट P1 पे है पार्टिकल, जो कि शुरुआत का पॉइंट है। तो अगर पार्टिकल पॉइंट P1 पे है तो उसका अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो पोजीशन वेक्टर वो होता है वेक्टर जो कि उस पॉइंट को ऑरिजिन से लोकेट करे। तो यहाँ जो R1 आपका वेक्टर है वही काम करेगा पोजीशन वेक्टर का। अब R1 वेक्टर को निकालें कैसे? तो इसमें सिंपल सा बात है कि आपको अगर उसका x, y और z कोऑर्डिनेट मालूम हो तो जो पोजीशन वेक्टर को लिखना होता है तो उसमें हम लोग सीधा लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स है पार्टिकल का उसमें अगर आई कैप जे कैप और के कैप लगा देते हो तो वो आपको हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं कि जो चेंज इन पोजीशन होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो R2 माइनस R1 वेक्टर है। R2 माइनस R1 वेक्टर है। यहाँ पर अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिखाना हो तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि शुरुआत में जो पार्टिकल है वो R1 पे है और यहाँ से वो R2 पे चला गया है। यहाँ से कहाँ चला गया? R2। तो इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक बात तो मैं और आपको ध्यान से बताता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ में एक चीज़ पढ़ा था कि जो R2 माइनस R1 वेक्टर हो तो R2 माइनस R1 आपको यहाँ पर दिख रहा है। R2 आपका वेक्टर ये हो गया है फाइनल पोजीशन और R1 जो हो गया आपका इनिशियल पोजीशन हो गया है। तो R2 और R1 दोनों ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ फॉर्म में अरेंज हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का हेड क्या, सॉरी, दोनों का टेल क्या है? टुगेदर है। तो दोनों का अगर टेल टुगेदर है तो आपका सोचिए कि अगर कोई वेक्टर ए होता था और फिर आपका एक वेक्टर बी होता था तो आपको निकालना होता था ए माइनस बी। तो वेक्टर ए माइनस बी में जो होता है वो हेड जो होता है किसके तरफ होता है? वो ए की तरफ होता है। ए माइनस बी वेक्टर में जो हेड होता है रिजल्टेंट का, जो आप ए माइनस बी वेक्टर लिखते हो, उसका हेड हमेशा आगे वाले वेक्टर की तरफ मतलब ए की तरफ होगा। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने रिपीट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आपका R2 माइनस R1 वेक्टर है, उसमें जो R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा जो कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो R2 माइनस R1 वेक्टर में जो हेड आने वाला है वो वेक्टर R2 की तरफ आने वाला है। हेड किसकी तरफ आने वाला है? R2 की तरफ। ठीक है। आप देख सकते हैं हेड जो है वो R2 की तरफ है। चलिए अब हम लोग आगे बात करें, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट है आपका पढ़ना डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है हम लोग का सिंपल पाथ लेंथ होता है। ठीक है। तो पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं भी डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर किसी तरीके से हम लोग जिस कर्व पाथ को इस पार्टिकल ने फॉलो किया है उस कर्व पाथ का अगर लेंथ हम लोग मेजर कर लें तो उसको हम लोग बोल देंगे डिस्टेंस। ठीक है। वो आपको शेप देगा। तो पाथ लेंथ। अब आता है वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है। फिर आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं डी आर बाई डी टी।
ठीक है, लॉजिक इसके पीछे आप समझते हैं। एक और बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, तो इसमें अगर सोचा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर निकालना हो, ठीक है, तो आप बस पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा पाथ पे वही देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कुछ ऐसे रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल R1 से R2 मतलब पॉइंट P1 से P2 जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो डेल्टा R वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस दोनों बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पाथ पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। एक और लॉजिक है क्यों ऐसा होता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि जो वी एवरेज आपका लिखा गया है वो है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो जो वी एवरेज वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डेल्टा आर वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस लॉजिक को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई क्या बोलते हैं, टाइम, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में आएगा वो। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो वैल्यू होता है मॉड ऑफ डी आर बाई टी। हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी यूज़ किया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ भी वही बात है कि इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी का मॉड जो है दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं बोल रहे हैं, मैं एक नोट लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं बोलना है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब ये नहीं हम लोग को बोलना है। तो मैं इसको नोट में लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट डज नॉट मीन that magnitude of average velocity is average speed। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और एवरेज स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो इसके कारण डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी एक नहीं होते, मतलब रेयरली होता है कि एक हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होता है एक नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है उसमें भी आपका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना हो तो डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, ठीक है, बाई टाइम हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। तो यहाँ भी ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो चेंज वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ए एवरेज जो है आप देख सकते हैं डेल्टा भी वेक्टर के पैरेलल होने वाला है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो ए का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका डी वी बाई डी टी। अगर आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या सिंपल हम लोग बोले एक्सेलरेशन आता है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक मैं रिमाइंडर दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ क्या बोला कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पाथ पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। कुछ टेंजेंट से आपको और याद आ रहा होगा कि हम लोग एक्सटी ग्राफ के स्लोप को, मतलब एक स्लोप कहने का मतलब जिस पे जो टेंजेंट आता था उसके स्लोप को बोलते थे वेलोसिटी, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको बोला करते थे, ठीक है। यहाँ पर स्लोप का मतलब ये नहीं लेना है कि इसमें भी इस दोनों में कोई रिलेशन ऐसा है नहीं कि आप इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को रिलेट कर दो। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपने सर एक्सटी ग्राफ में तो बोला था कि उसका जो स्लोप होता है उसका वेलोसिटी का
वैल्यू देता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्स टी ग्राफ था, ये ग्राफ किसका था, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, उसका स्लोप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा, या सिंपली बोलिए वेलोसिटी दे देगा। जबकि कब, किस केस में, जब पार्टिकल का मोशन एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल लिनियरली मूव कर रहा हो, वन डायमेंशनल मोशन हो। यहाँ पर हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, टू या थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो इस केस में हम लोग का एक्स टी या वी टी या ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है। हम लोग का जो ग्राफ है वो मिला है हम लोग का, ये जो ग्राफ है वो पाथ का ग्राफ है, पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है ये ग्राफ वो दिखा रहा है। तो उसके कारण से इसमें ये नहीं समझिएगा कि आपका जो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो टेंजेंट आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। इस केस में टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड नहीं देने वाला। इस केस में मैग्नीट्यूड हम लोग डिफरेंशिएट कर निकाला करेंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज आर इज इक्वल टू दैट मच, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड्स, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड एक ही टाइप के हैं, ठीक है, एक निकल दूसरा निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। स्पीड इसी टाइम पे पूछ रहा है, तो हम लोग दोनों एक तरीके से है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, हम लोग सबसे पहले तो वैल्यू को लिख लेते हैं। तो आर का जो वैल्यू है वो है आपका टी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर आई कैप प्लस टी माइनस वन जे कैप प्लस टी एस स्क्वायर बाई 2 के कैप, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू हो गया। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको टी इज इक्वल जीरो पे पोजिशन निकालना हो, इसको आर जीरो नाम दे। तो टी का जीरो पुट किया तो माइनस जे कैप आपका आ जाएगा, आई कैप और के कैप जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर आप पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो उस केस में जो आर टू हो जाएगा, इस केस में जो आर टू हो जाएगा 2 सेकेंड्स पे जो पोजीशन हो जाएगा उसको बोलिएगा आप 2 स्क्वायर आई कैप प्लस 2 माइनस वन जे कैप, मतलब जे कैप आप बोलिए, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 के कैप। तो R2 का मैं 2 सेकेंड पे जो वैल्यू बोलूँगा वो बोलूँगा 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है डेल्टा आर, तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, जीरो टी इक्वल जीरो पे आपको रिप्रेजेंट करा आर नॉट, ठीक है। तो उसको आप करेंगे तो R2 वेक्टर आपका आई और आई के साथ घटेगा तो 4 आई कैप बच जाएगा, जे और जे हो घटेगा तो एक्चुअली 2 जे कैप हो जाएगा, ठीक है, और के फिर 2 के कैप हो जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है, टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो मैंने 2 सेकेंड्स में निकाल रखे हैं, वो हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई टाइम जो है 2 सेकेंड्स है। तो आपका 2 आई प्लस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, के कैप। आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस वेक्टर का, ठीक है। हाँ, अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो मैं लिख देता हूँ एक बार, कहीं भी इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आप लिखो मैग्नीट्यूड जो है इस वेलोसिटी का वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जैसे हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जाएगा 4√6, ठीक है। तो √6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड में आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो फिर से मैं एक बार आर जो है आर लिख लेता हूँ, ठीक है। वो आपका हो गया है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी माइनस वन जे कैप प्लस कितना हो गया है टी स्क्वायर बाई 2 के कैप। चलिए आपको जो वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पे निकालना है, टी इक्वल 3 सेकेंड पे निकालना है, तो आप डी आर बाई डी टी जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाई डी टी, चेंज इन पोजिशन पॉइंट टाइम। तो आप लिखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आई जे के अलग होते हैं डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा 2t आई कैप, आई तो छूट ही जाएगा, प्लस टी माइनस वन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1 होगा, तो आप लिखेंगे बेसिकली 1 जे कैप, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर बाई
का टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा आपका, तो 2t/2 के कैप, ठीक है, 2t/2 के कैप हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो वैल्यू हो जाएगा आपका वेलोसिटी का हो जाएगा 2ti कैप प्लस जे कैप प्लस टी के कैप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। अब आप टी का वैल्यू कितना पुट करिए, 3 सेकेंड्स पुट कर दीजिए, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को पूछा गया है स्पीड, इसी मोमेंट पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब dr/dt का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो आप वेलोसिटी तो t = 3 सेकंड पे निकाल चुके हैं, तो उसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आसान है, 6² + 1² + 3²। तो 36 + 9, तो 36 + 9 45, √46 हो जाएगा, ठीक है, +1, तो इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो फिफ्थ ऑप्शन में एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो dv/ क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन dv/dt, आप देखिए यहाँ पर जो v का वैल्यू है आपको निकल चुका है t के फॉर्म में, v का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो dv/dt अगर आप निकालते हैं तो ये जो वैल्यू आने वाला है आप देख सकते हो वहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप का अगर डिफ्रेंसिएशन देखा तो 1 है ऑलरेडी, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 आ गया, 0 जे कैप प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फल जाएगा 2i कैप प्लस के कैप। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट आया, इसी कारण से इसमें टाइम नहीं दिया गया था, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मैंने बस ये दिया कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। टाइम से इंडिपेंडेंट है तो आपको टाइम का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज v = दिस मच, ठीक है। देन फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कब हो जाएगा। अब देखिए इस बात को आप थोड़ा याद कीजिए कि कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर बोले कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो आना ये चाहिए जो कंडीशन होना चाहिए इस केस में, उस केस में होना चाहिए कि वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोग का ऑलरेडी पता है वो है t² - 5 का i कैप, ठीक है, प्लस ये हो गया फिर t²/2 जे कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है आपका वो हो जाता है dv/dt, ठीक है। तो dv/dt अगर आप कीजिएगा तो हो जाएगा 2ti कैप और t² का डिफ्रेंसिएशन 2t/2 हो जाएगा जे कैप, ठीक है। तो इसको आप बोलिएगा तो 2ti कैप प्लस टी क्या हो जाएगा, जे कैप, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि कब दोनों का वैल्यू जो है, कब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आप v.a निकाल दीजिए। अब v.a निकालने आता है आपको कि i से मल्टीप्लाई होता है, तो t² - 5 इंटू आपका हो जाएगा 2t और जे से हो जाएगा, तो हो जाएगा t²/2 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2t³ - 10t प्लस t³/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। इतना हो गया। तो इसको आप अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5t³/2 - 10t इज इक्वल टू 0। आप इसको 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं कि t³ - 4t इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने कॉमन लिया, मैंने क्या किया कि आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने 5/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से, तो ये इतना का जाए इज इक्वल टू 0। तो आप इसको अब कर सकते हैं क्या कि इसको आप 0 जब पुट कीजिएगा तो इसको इक्वलाइज विल बी इक्वल टू, तो आप अब 5/2 को उस साइड भेज दीजिए, फिर t इंटू t² - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो t आ जाएगा t इंटू टी
plus 2 into t minus 2 is equal to 0. So basically you have three values of t. T will be equal to 0, 2 and minus 2 seconds. तो ये तीन वैल्यू t के पॉसिबल हैं इस केस में. अब देखिए एक वैल्यू तो ऑलरेडी हट गया कि -2 जो होगा वो आंसर में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू टाइम में नहीं होता है. अब सोचना है 0 एंड 2 सेकेंड्स. तो 0 सेकेंड्स होगा या नहीं. तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 0 सेकेंड्स अगर आता है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा. देखिए दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के मतलब, परपेंडिकुलर होने के नहीं कहने का मतलब v डॉट ए इज इक्वल टू, अगर आपको 0 बोल रहा है तो इसका जो मीनिंग हो सकता है क्या कि v इज परपेंडिकुलर टू a. v इज परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, a. प्रोवाइडेड आपको चेक करना है कि v और a जो है मस्ट नॉट बी 0. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको चेक करना है. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि v डॉट ए 0 है तो एक तो रीजन होगा कि v और a परपेंडिकुलर होंगे cos 90 0. या ये भी तो हो सकता है, अगर मैं इसको फिर से थोड़ा मॉडिफाई कर लिखूं तो आप v डॉट ए क्या लिखने वाले हैं, v a cos थीटा. ठीक है, तो या तो cos थीटा 0 हो जाए, नहीं तो v 0 है, नहीं तो a 0 हो जाए. तीनों में से कोई भी अगर 0 आ जाता है तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है 0 हो जाएगा. आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0. तो हम लोग को ये चेक करना है कि आखिर कोई और वेक्टर 0 तो नहीं हो जा रहा है. तो ये भी हम लोग को बातों को ध्यान रखना है. तो चलिए t इज इक्वल टू 0 पुट कर देख लेते हैं. तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर देखेंगे तो देखिए आपके पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है. वेलोसिटी एक्सेलरेशन यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन. चलिए तो t इक्वल 0 पुट करते हैं. तो वेलोसिटी तो 0 नहीं, आपको पता चल गया. ठीक है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो. वेलोसिटी t इक्वल 0 पे -5 i कैप होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन t इक्वल 0 पे 0 है कि नहीं, बिल्कुल है 0. तो t इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, 0. आप 0 0 पुट करोगे तो बिल्कुल 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप आ जाएगा. मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है 0 इसलिए नहीं हो रहा है वहाँ पर कि v और a परपेंडिकुलर है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू ही क्या है, 0 है. इसी कारण से डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग t इक्वल 0 को फिर से हटा देंगे. t इक्वल 0 से आंसर से क्या कर देंगे, हटा देंगे. अब t इक्वल 2 सेकेंड पुट कर लेते हैं. तो वेलोसिटी तो 0 नहीं लग रहा है कि होगा और एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा. तो बेसिकली फाइनल जो आंसर होना चाहिए वो आंसर हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो यही आपका एक आंसर है. तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, जो आपका आंसर आए तो उसको एक बार वेरीफाई कर लिया कीजिए. तो आज के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का तो क्वेश्चन यूज़ करेंगे. ठीक है, और हो सकता है उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन. तो तब तक के लिए बाय बाय.